आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या आरपीएफ कांस्टेबल, उन सभी की जो पीडीएफ रहती है सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। आज के सेशन में पहला प्रश्न रहेगा, किसे प्लांट हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है जो पत्तियों की उम्र को बढ़ाता है? साइटोकिनिन, इसको कहते हैं साइटोकिनिन, जो कि पत्तियों की उम्र को बढ़ाता है, इसे प्लांट हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस दूसरा प्रश्न देखेगा, रासायनिक प्रक्रिया में जहां पौधे के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहा जाता है? श्वसन, अपचय, प्रकाश संश्लेषण, उत्प्लावन। तो इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। जैविक वर्गीकरण में पौधों के कितने मुख्य समूह होते हैं? 4, 5, 6 या 7? जैविक वर्गीकरण में पौधों के मुख्य समूह होते हैं कुल 5। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न है, वनस्पति साम्राज्य में विभाज्य कोशिका किसे कहा जाता है? बीजाणु, प्लास्मोडेस्मा, क्लोरोप्लास्ट या माइक्रोफिल? वनस्पति साम्राज्य में विभाज्य कोशिका किसे कहा जाता है? प्लास्मोडेस्मा। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस पांचवा प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न है, स्ट्रोमेट्रोलाइट्स किससे संबंधित होते हैं? शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया या प्लांट्स? स्ट्रोमेट्रोलाइट्स किससे संबंधित होते हैं? तो ये शैवाल से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? शैवाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस छठा प्रश्न रहेगा कि किस जानवर के शरीर में हृदय के 4 कक्ष होते हैं? मछली, सांप, मनुष्य या मेढक? किस जानवर के शरीर में हृदय में 4 कक्ष होते हैं? आंसर आपका जाएगा मनुष्य। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस सातवां प्रश्न देखेगा। सातवां प्रश्न हमारा रहेगा, किस वर्ग के प्राणियों में एकल जीविता जीव पाए जाते हैं? किस वर्ग के प्राणियों में? प्रोटोजोआ। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आठवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस आठवां प्रश्न देखेगा, किस प्रकार के प्राणी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं किस प्रकार के प्राणी? मनुष्य और अन्य जानवर जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नवा प्रश्न देखेगा। सो गाइस नवा प्रश्न रहेगा, मामल्स स्तनधारी की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। 3, 4, 5 या 6? मामल्स स्तनधारी की कितनी प्रमुख प्रजातियां होती हैं? तो गाइस 4 होती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 10वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न हमारा है, किसे केमोटैक्सी कहा जाता है? केमोटैक्सी किसे कहा जाता है? सो गाइस केमोटैक्सी जो है ना, कोई भी प्राणी जो रासायनिक संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया करता है उसे हम कहते हैं केमोटैक्सी। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 11वां प्रश्न रहेगा हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन का स्रोत क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जल, सूर्य, श्वसन, हड्डियां।
पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन का स्रोत क्या है? श्वसन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दो तरफा या एक ही दिशा में? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 13वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 13वां प्रश्न देखेगा, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या शिकार? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे। ये तो मैं करा चुका हूं मैं आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से घटक में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है? उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। 14वां प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक कौन है? सूरज की रोशनी, जलवायु, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया या मिट्टी? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक कौन है? पौधे, जानवर और बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या अपघटक? तो खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? शाकाहारी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 16वां प्रश्न हमारा रहेगा, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला तत्व कौन सा होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता? एक खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला तत्व होता है उत्पादक। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 17वां प्रश्न देखेगा। 17वां प्रश्न रहेगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे अधिक स्तर किस में होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता? सो गाइस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे अधिक स्तर जो होता है किस में होता है? उत्पादक में। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 18वां प्रश्न देखेगा। 18वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अपघटक का कार्य क्या है? खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत अपघटक का कार्य क्या होता है? मृत जैविक पदार्थ को ऊर्जा में बदलना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2100 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, 2100 प्रश्नों की पीडीएफ, जिन बच्चों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया है वो ले लें। इस मास्टर पीडीएफ में देखिए आपको मिलेंगे जीके और साइंस के प्रश्न। तो जिन बच्चों को अगर ये मास्टर पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए। प्राइस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर रखी है 50 रुपीज़, आसानी से आप ले सकते हैं। तो लेने का क्या तरीका है? लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 87 651 25 824। इस नंबर पर जल्दी से जल्दी मैसेज करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है? गधा, बाघ, मेढक, शहद की मक्खी? कौन सा जीव एक तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है? यह आपसे पूछा जा रहा है। बाघ। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 20वां प्रश्न देखेगा, कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, माध्यमिक उपभोक्ता या अपघटक? कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? उत्पादक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि खाद्य श्रृंखला का कोई उपभोक्ता समाप्त हो जाता है तो इसमें किस पर प्रभाव पड़ेगा? केवल उपभोक्ताओं पर, केवल उत्पादकों पर, पूरी खाद्य श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि खाद्य श्रृंखला का कोई उपभोक्ता समाप्त हो जाता है तो इसमें किस पर प्रभाव पड़ेगा? पूरी खाद्य श्रृंखला पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है
तो क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, पौधों में प्रजनन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? यौन प्रजनन, आयन प्रजनन, दोनों या कोई नहीं? पौधों में प्रजनन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? दोनों, यौन प्रजनन भी है, आयन प्रजनन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 23वां प्रश्न देखेगा। 23वां प्रश्न हमारा है, नर और मादा के मेल से उत्पन्न होने वाले जीवन का उदाहरण किसमें पाया जाता है? मच्छर, फूल, मछली या ये सभी? नर और मादा के मेल से उत्पन्न होने वाले जीवन का उदाहरण किसमें पाया जाता है? तो गाइस मच्छर में भी पाया जाता है, फूल में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न हमारा रहेगा, किस प्रजनन विधि में केवल एक पौधा या जीव अपनी कोशिकाओं के द्वारा नए पौधे या जीव उत्पन्न करता है? यौन प्रजनन, आयन प्रजनन, दोनों या कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग। आंसर आपका जाएगा आयन प्रजनन। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा। 25वां प्रश्न क्या है, पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण, वारिकी, निषेचन, उपरोक्त सभी? पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण भी कहते हैं, वारिकी भी कहते हैं, निषेचन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा जानवर अंडे से पैदा होता है? मानव, गाय, कछुआ, सभी? कौन सा जानवर अंडे से पैदा होता है? तो कछुआ जो है ना गाइस ये अंडे से पैदा होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 27वां प्रश्न देखेगा, पौधों में निषेचन के लिए कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? अंडाणु और परागकण, अंडाणु और बीजाणु, परागकण और गंधक, बीजाणु और गंधक? पौधों में निषेचन के लिए कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं? अंडाणु और परागकण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 28वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 28वां प्रश्न देखेगा, जानवरों में प्रजनन के किस रूप को यौन प्रजनन कहते हैं? नर और मादा का मिलन, एकल कोशिका का विभाजन, अंडे का निषेचन, उपरोक्त सभी? जानवरों में प्रजनन के रूप में यौन प्रजनन कहते हैं नर और मादा का मिलन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 29वां प्रश्न देखेगा। 29वां प्रश्न हमारा रहेगा, कौन सा प्रजनन किसी बाहरी सहायता के बिना स्वतः होता है? परागण, निषेचन, आयन प्रजनन, यौन प्रजनन? कौन सा प्रजनन किसी बाहरी सहायता के बिना स्वतः होता है? आयन प्रजनन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मनुष्यों में प्रजनन के किस अंग का कार्य अंडाणु उत्पादन करना होता है? अंडकोश, अंडाशय, शुक्राशय या लिंग? मनुष्यों में प्रजनन के किस अंग का कार्य अंडाणु उत्पादन करना होता है? अंडाशय। अंडाशय ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 31वां प्रश्न हमारा रहेगा, किस प्रकार के प्रजनन में बच्चों का जन्म माता के शरीर के अंदर होता है? अंडाणु प्रजनन, भ्रूणोत्पत्ति प्रजनन, भ्रूणनाशक प्रजनन, यौन प्रजनन? किस प्रकार के प्रजनन में बच्चों का जन्म माता के शरीर के अंदर होता है? भ्रूणोत्पत्ति प्रजनन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 32वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 32वां प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण की प्रक्रिया केवल पौधों में पाई जाती है? पाचन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन? कौन सा पोषण की प्रक्रिया केवल पौधों में पाई जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 33वां प्रश्न देखेगा, जानवरों में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन, संश्लेषण, संप्रेषण, ऑक्सीकरण? जानवरों में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जानवरों में पोषण की प्रक्रिया को गाइस पाचन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 34वां प्रश्न देखेगा,
34वां प्रश्न हमारा रहेगा, पौधों में खाद्य संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तत्व जो है ये आवश्यक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 35वां प्रश्न देखेगा, जानवरों में पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पेट, आंत, रक्त या किडनी। जानवरों में पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया आंत में होती है। कहाँ होती है? आंत में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 36वां प्रश्न है, मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट, मुंह, आंत, यकृत। मनुष्यों में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? दूध, शक्कर, तेल या फल। प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? दूध जो है ना, ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 38वां प्रश्न देखेगा, पौधों में जड़ें मुख्य रूप से किसका अवशोषण करती हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। पौधों में जड़ें मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 39वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 39वां प्रश्न देखेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस पौधे अवशोषण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि जानवरों में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? यकृत, पेट, आंत या गुर्दे। जानवरों में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पेट में होती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 41वां प्रश्न देखेगा। 41वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है? मांस, गेहूं, दूध या फल। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गेहूं जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 43वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 43वां प्रश्न हमारा रहेगा, कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो कोशिका के अंदर से बाहर के वातावरण से सीमा निर्धारित करती है वह है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 44वां प्रश्न देखेगा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो राइबोसोम ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 45वां प्रश्न हमारा रहेगा कि क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पौधों की कोशिकाओं में, मानव कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या सभी में। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पौधों की कोशिकाओं में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 46वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 46वां प्रश्न क्या है कि कोशिका के अंदर की जगह जिसमें कोशिका का संरचनात्मक कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या पेरोक्सोम। कोशिका के अंदर की जगह जिसमें कोशिका का संरचनात्मक कार्य होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या उपरोक्त सभी? न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? पौधों की कोशिकाओं में, मानव कोशिकाओं में, जानवरों की कोशिकाओं में या बैक्टीरिया में? सो गाइस कोशिका की दीवार पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 48वां प्रश्न हमारा रहेगा, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या एप्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किसमें होता है? तो कोशिका में ऊर्जा का जो निर्माण है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, गोल्गी यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, पदार्थों का संग्रह और परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, जीन का संशोधन। गोल्गी यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्गी यंत्र का मुख्य कार्य है पदार्थों का संग्रह और परिवहन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न देखेगा सही बच्चे। अगला प्रश्न है, किस कोशिका संरचना में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का गठन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, अस्थि मज्जा, राइबोसोम। आंसर आपका जाएगा अस्थि मज्जा के साथ में। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है? रिबुलोज, वाइट स्पॉट, कार्बोक्सिलेज, थोड़ा सा कठिन नाम है जिसको पढ़ने में। रिबुलोज, वाई फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, हाँ इसे कहते हैं RUVCO। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कठिन नाम है जिसको पढ़ने में समस्या हो रही है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, मानव पाचन तंत्र में किस अंग में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? मुंह, आंत, पेट या बड़ी आंत? तो आंत में होता है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वनस्पति के सेलुलर श्वसन में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति के सेलुलर श्वसन में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा प्रदान करता है? तो ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस ग्लूकोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, जो जीव केवल मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो जीव केवल मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर करते हैं गाइस उन्हें कहा जाता है डिट्रीवोर्स। क्या कहा जाता है? डिट्रीवोर्स। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रसायन का उपयोग होता है जो पौधों को हरा रंग देता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम? कौन सा खनिज तत्व हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं मैग्नीशियम, वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, खनिज पोषण तत्वों के अवशोषण में किस संरचना का प्रमुख योगदान होता है? कोशिका दीवार या फिर एपिडर्मिस, प्रॉक्सिमल एंडोडर्मिस या रूट हेयर? खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण में किस संरचना का प्रमुख योगदान होता है? रूट हेयर। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जड़ी बूटियों के पोषण के लिए कौन सा संरचना जिम्मेदार है जिससे वे नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं? रूट नोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अपचय के दौरान कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचक पदार्थों में तोड़ता है? अपचय के दौरान कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचक पदार्थों में तोड़ता है? ट्रिप्सिन। इसे क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित करता है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है भाई? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा? कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टाइफाइड जो है ना गाइस ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से मच्छर के कारण फैलता है? चेचक, डेंगू, टाइफाइड या हैजा? कौन सा रोग मुख्य रूप से मच्छर के द्वारा फैलता है? डेंगू रोग जो है ना गाइस ये मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रिकेट्स हड्डियों की कमजोरी के लिए जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12। कौन सा विटामिन रिकेट्स हड्डियों की कमजोरी के लिए जिम्मेदार है? विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उच्च रक्तचाप के कारण हो सकता है? कैंसर, दिल का दौरा, मलेरिया, चिकनगुनिया? कौन सा रोग उच्च रक्तचाप के कारण हो सकता है? दिल का दौरा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण एक प्रकार का वायरल बुखार है? डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, पोलियो? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण एक प्रकार का वायरल बुखार है? डेंगू। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा रोग शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है भाई? रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या टाइफाइड? कौन सा रोग शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस एनीमिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अत्यधिक शराब पीने से होता है? मलेरिया, अल्सर, सिरोसिस, वायरल हेपेटाइटिस? कौन सा रोग अत्यधिक शराब पीने से होता है? सिरोसिस। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, किस रोग में शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हेमोफीलिया, रिकेट्स, पोलियो, टाइफाइड? किस रोग में शरीर के रक्त का थक्का नहीं बनता? हेमोफीलिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अत्यधिक तनाव के कारण हो सकता है? टाइफाइड, हृदय रोग, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा? कौन सा रोग अत्यधिक तनाव के कारण हो सकता है? हृदय रोग। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी से होने वाला रोग है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या हैजा? कौन सा परजीवी से होने वाला रोग है? तो मलेरिया जो है ना गाइस ये परजीवी से होने वाला रोग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ हड्डी, कलाई हड्डी, रीढ़ की हड्डी या पिडली हड्डी? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है जांघ हड्डी, इसे फीमर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 73वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे।
मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर की रक्षा करना, पाचन में सहायता करना। मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है भाई? यकृत, अस्थि मज्जा, फेफड़े या आंत? मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 75वां प्रश्न देखेगा। 75वां प्रश्न क्या है? कौन सा अंग मानव शरीर में प्रमुख रूप से हार्मोन्स का स्त्राव करता है? हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय या गुर्दे? कौन सा अंग मानव शरीर में प्रमुख रूप से हार्मोन्स का स्त्राव करता है? अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं? कलाई, पैर, हाथ या जांघ? मानव शरीर में पैर में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में कितने प्रमुख अंग होते हैं? 5, 10, 13 या 12? मानव शरीर में कुल 12 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे आदि। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 78वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 78वां प्रश्न देखेगा। 78वां प्रश्न हमारा रहेगा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रेड रक्त कण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रेड रक्त कण के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया कहां शुरू होती? आंत, पेट, मुंह या भोजन नलिका? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है ना ये मुंह से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, इसे एक बार और पढ़ लीजिए आप लोग। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 205, 200 या 208? तो देखिए मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की इस क्लास का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की एक साइंस की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक 2000 प्रश्नों की रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली मास्टर PDF नहीं लिया है तो जल्दी से ले लें। जल्दी से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।